एक कंपनी कामयाबी की सीढ़ियां तभी चढ़ती है जब उसकी सोच सही हो और वहां काम कर रहे लोग खुश हो। कंपनी छोटी हो या बड़ी, उसका वर्कप्लेस कल्चर उसकी हकीकत को सामने रखता है। आज के कम्पिटिटिव माहौल में कैसे कंपनियां अपने लोगों को खुश रखती हैं, किस तरह की नई वर्कप्लेस स्ट्रैटेजीज अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियां अपना रही हैं और क्या स्किल्स चाहिए इन सेक्टर्स में काम करने के लिए, ये सब देखिए CNBC आवाज़ के इस नए शो पर, द वर्कप्लेस। मैं हूं अपर्णा पिरामल राजे। वैसे तो बैंकिंग खेल है आंकड़ों का, लेकिन आज हम आपको इस सेक्टर की ह्यूमन साइड दिखाएंगे। बैंकिंग एक पीपल इंटेंसिव बिजनेस है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें काम कर रहे लोगों को लगातार कुछ नया सीखना पड़ रहा है, खुद को और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। हम ले चलते हैं आपको एक्सिस बैंक, जिसने पिछले कुछ ही समय में काफ़ी तरक्की की है। झांकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वहां काम कर रहे 4 एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी में और रूबरू होते हैं उनकी चुनौतियों से। बैंकिंग इज़ नथिंग बट रिलेशनशिप। वर्क कल्चर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कस्टमर सेंट्रिसिटी। हर काम को ठीक तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा रखते हैं और डिलीवर करते हैं। टीम को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तेजी से तरक्की कर रहे एक्सिस बैंक में काम करने वालों की इस सोच से साफ है कि बैंकिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। उससे कहीं ज्यादा इस सेक्टर में इंसान का बिहेवियर और उसकी सोच मायने रखते हैं। सलीमा उमानी ने जब एक्सिस बैंक में काम शुरू किया, तभी से उन्होंने अपने लिए कुछ गोल तय किए। आज वो एक्सिस बैंक मुंबई की बांद्रा ब्रांच की मैनेजर हैं। सलीमा बैंक में अपने दिन की शुरुआत पूरी टीम के साथ एक मीटिंग से करती हैं, जिसमें उस दिन का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है। और ऐसी ही एक मीटिंग का हिस्सा होती है भक्ति मिश्रा भी, जो कि एक्सिस बैंक में वेल्थ मैनेजर हैं। मीटिंग के बाद सलीमा का काम होता है टीम को मैनेज करना और मोटिवेटेड रखना, और भक्ति बैंक के कस्टमर्स से मिलती हैं और उनके पैसे सही जगह इन्वेस्ट कराती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को हम कांटेक्ट करते रहें। एक ये चीज़ हो जाती है ना कि जब ब्रांच बढ़ जाती है, कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, तो उनको कांटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ जो मैं ध्यान में रखती हूँ कि मेरे RMs, रिलेशनशिप मैनेजर्स है, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स है, वो कंटिन्यूसली कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं। मैं हमेशा एक श्लोक को हमेशा बोलती रहती हूँ, जो मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगी, विच इज़ ददाति प्रति गुह्यति गुह्यम आख्याति पुच्यति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। जो ये बताती है कि मिलना मिलाना, विश्वास में आकर अपनी गुप्त बातें रखना, अंदरूनी बातें रखना, खाना खिलाना, देखना दिखाना, जिससे रिलेशनशिप बढ़ती है। आई मीन एक बैंकर को ये स्किल्स अपने आप में होनी चाहिए कि एक कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए, जिससे वो अलग निखर सके। क्लाइंट हम में एक विश्वास रखता है, जिस विश्वास को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सलीमा और भक्ति दोनों का मानना है कि एक्सिस बैंक में लोगों को महत्व दिया जाता है, फिर चाहे वो कस्टमर्स हो या फिर एम्प्लॉइज। कस्टमर्स तब मेरे खुश रहेंगे जब मेरी टीम मोटिवेटेड है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई हैव टू मॉनिटर। टीम मोटिवेट रखना, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन होते हैं। आई मीन इंटरनली हम बेसिक गेम्स खेलते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स पे। कभी कस्टमर सर्विस पे हम कुछ नया लॉन्च करते हैं, उसके अंदर गेम्स में हम रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन रखते हैं। हमारे सीनियर्स को बुलाते हैं, उनके हाथ से उनको अप्रिसिएशन दिलाते हैं। इंटरनली मैंने ये देखा है 9 साल एज अ ब्रांच हेड के बाद कि ऑपरेशंस और सेल्स टीम 2 टीम होती है ब्रांच में। अगर उनका बराबर से मिलाप होता है, इट्स वेरी ईजी टू मोटिवेट द टीम एंड कीप देम टुगेदर। तो आई हैव इन मेरी ब्रांच में, इसके पहले जो 2 ब्रांचेस में मैं थी, उसमें मैं ऑपरेशंस और RMs इन दोनों की एक जोड़ी बना लेती हूँ, एक जुगलबंदी। तो देर अराउंड 10-12 सच छोटा टीम्स इन द ब्रांच, एंड सब मिलके एक बड़ा सा फैमिली बन जाते हैं। तो दे आर वर्किंग टुगेदर। तो अगर एक फंस रहा है तो दूसरा उसको हेल्प कर रहा है, तो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। हमारे सीनियर्स को अप्रोच करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वी हैव द एंटायर प्रोडक्ट टीम। हमारे सेंट्रल ऑफिस में पूरी थिंक टैंक बैठती है उधर। आई मीन हु आर द पिलर्स ऑफ द बैंक्स। सो जब भी कुछ नई आइडियाज़ हमारे पास आती है, तो इमीडिएटली हम उनको अप्रोच कर सकते हैं वाया ईमेल, वाया फ़ोन कॉल्स। हम उनके पास जाके डिस्कस भी कर सकते हैं कि आज हमको ये फीडबैक मिली है, या तो हमको ये आइडिया आई है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू अस। दे आर इट्स एंड लाइक ओपन ईयर्स टू अस ऑलवेज।
अब चलते हैं एक्सिस बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां बैंक के बिजनेस और मार्केटिंग को लेकर स्ट्रैटेजीज तय होती हैं। ये है अभय केलकर, हेड स्ट्रैटेजी एंड एनालिटिक्स SME। अभय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। प्रोजेक्ट बेसिस पर काम होने की वजह से अभय के लिए डेडलाइन की अहमियत काफी ज्यादा है। इन्हें अपने काम में सटीक होना बेहद जरूरी है। काम की क्वालिटी बढ़िया हो, इसके लिए ये दिन की शुरुआत में ही अपने लिए दिशा तय कर लेते हैं। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे भी हमको काम पड़ता है, उनके साथ हमने अच्छे संबंध रखे हैं। हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हम जो भी काम है उसको प्रॉपरली प्लान करते हैं कि इस वीक में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वीक में क्या होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन फिक्स की गई रहती है और हर हफ्ते से हर शुक्रवार को मैं मेरे टीम के साथ एक रिव्यू करता हूँ 15-20 मिनट का, कि हमने इस हफ्ते का क्या काम किया, अगले हफ्ते हमको क्या काम करना है, कौन से काम को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो इस तरह से टीम के लोगों को भी पता रहता है कि क्या महत्वपूर्ण है, उनको क्या करना है, और बाकी मुझे भी पता रहता है कि हमको क्या डिलीवर करना है। ये है मनीषा लात गुप्ता। 11 साल से दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी के साथ काम करने के बाद मनीषा ने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया बतौर मार्केटिंग हेड। यहाँ काम करने की आज़ादी ने मनीषा को मोटिवेट किया और बैंक को मिला नया कैंपेन, ब्रांचेस को मिली नई लुक, नए प्रोडक्ट्स। FMCG में लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं और हम अपना मतलब 3-4 दिन महीने में सिर्फ कस्टमर्स के घरों में बैठ के उनसे बातचीत करते होते हैं कि भाई आप और क्या चाहेंगे, किस टाइप को हम अपना प्रोडक्ट बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपना पैकेजिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और वही कल्चर अब हमने यहाँ भी अपने रिटेल बैंकिंग की टीम में हम लाए हैं कि भी बाहर जाओ, गो एंड मीट, लोगों से बात करो, उनको ये देखो उनको क्या चाहिए। और हमने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इन्हीं इनसाइट्स पे। जैसे हमने एक यूथ प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्पेशली फॉर कॉलेज किड्स, जिन्होंने बोला कि बैंकिंग तो बहुत बोरिंग है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिमिलरली होम मेकर्स के लिए हमने एक लेडीज़ फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया, क्योंकि होम मेकर्स ने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मेरे को जो मेरे हस्बैंड पैसे देते हैं वो मैं थोड़े खर्चती हूँ और थोड़े सेव करती हूँ, और 5-6 महीने बाद वो जो सेव किया हुआ पैसा होता है उसको मैं जोड़ के कोई नई चीज़ लेती हूँ। तो मुझे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, मुझे अलग पैसे रखने। अब ऐसी इंसाइट्स आप अगर कस्टमर्स को जाके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तभी मिलेगी, नहीं तो आप नए प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। बतौर एक सीनियर मैनेजर कस्टमर्स से लेकर अपनी टीम्स, खासकर बैंक के ब्रांच में काम कर रहे एम्प्लॉइज से टच में रहना भी मनीषा के काम का हिस्सा है। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, लेट्स टॉक। तो हमारे जो भी ग्राहक हैं, हम उनको हर सेकंड फ्राइडे, हर महीने के सेकंड फ्राइडे को ब्रांचेस में बुलाते हैं और बोलते हैं लेट्स टॉक, आप हमें बताइए कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी सुविधाएं, अपने प्रोडक्ट्स हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो जो फीडबैक है सारे ब्रांचेस हमें टेक्नोलॉजी इंटरफेस के थ्रू उसी सैटरडे को ही अपलोड कर देते हैं, मंडे को हमें सारे फीडबैक मिल जाते हैं और फिर वो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फाइनेंस के ज्ञानी हो। मनीषा का मानना है कि क्योंकि इस सेक्टर में कंज्यूमर फोकस बेहद जरूरी है, वो अपनी टीम में अलग अलग काबिलियत रखने वाले लोगों को भी लेती हैं। टीम में आपके पास हमेशा अलग अलग लोग होने चाहिए। क्या मतलब है मेरा ये कहने का कि अगर सभी लोग बॉम्बे के इंजीनियर, MBA सब एक ही एटीट्यूड वाले होंगे तो आप कभी भी आपको अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब लोग एक ही जैसे सोचते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है और मैं ये हमेशा देखती हूँ कि मेरी टीम में डाइवर्सिटी होए। मुझे पता है मेरे में कुछ स्ट्रेंथ्स है पर मेरे में कुछ वीकनेसेस भी हैं, और मेरी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स या मेरे में जो खामियां हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करें, वो लोग वो स्किल लाएं। तो टीम का कॉम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है। मेरे समझ में हमेशा अच्छा मिक्स होना चाहिए लोगों का। 2225 ब्रांचेस और 40,239 एम्प्लॉइज के साथ एक्सिस बैंक फंडामेंटली काफी मजबूत बैंक है और देश ही नहीं विदेश में भी बैंक अपने पंख फैला रहा है। तो कैसे बैंकिंग सेक्टर में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे बड़े बड़े बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को उत्साहित रखकर सफलता की राह पर चल सकते हैं, इस सब के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में होंगे इस सेक्टर के जानकार अनिल खंडेलवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द वर्कप्लेस। हम आज इस शो में बात कर रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की। इस सेक्टर में काम करने के लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए, कैसे इस सेक्टर की कंपनियां खुद को बेहतर बना सकती है,
जानते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के जानकार एक एचआर मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ रह चुके अनिल खंडेलवाल से। नमस्ते अनिल जी, वेलकम टू द वर्कप्लेस शो। नमस्कार। आप बताइए, आप एचआर मैनेजर होते हुए बैंकिंग, इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक के सीईओ कैसे बन गए? देखिए, ऐसा है, मैं एचआर में काफ़ी समय रहा। मैं एचआर में क्वालिफाई करके पर्सनल ऑफिसर अपॉइंट हुआ बैंक में, और एक दिन हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई आप अपना एचआरडी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैंकिंग ऑपरेशंस में जाएं और सीखें। तो मैं गया, बिकॉज लर्निंग टू लर्न इज़ द क्रेडो ऑफ एचआर। सीखना एक एचआर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बैंकिंग ऑपरेशन में गया और मुझे वहाँ सफलता हासिल हुई, और जिसका नतीजा था मैं सीईओ तक पहुँचा। और सीईओ होते हुए आपने पीपल और इंटेंजिबल्स पर बहुत ध्यान दिया, क्यों? या आपकी क्यों इतनी स्ट्रैटेजी थी और उसका क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, मैंने 71 में बैंक ज्वाइन किया था, और उसी दिन से मैं देख रहा था कि बैंक एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। काउंटर के पीछे आदमी है, काउंटर के बाहर कस्टमर एक आदमी है, और अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस डेवलपमेंट के उसमें ये कहीं ह्यूमन एलिमेंट कवर नहीं होता है। उसका नतीजा आपने 70 और 80 के दशक में देखा होगा। इतनी ज़्यादा कस्टमर सर्विस पे कंप्लेंट्स पार्लियामेंट तक में उछलती थीं, इतनी ज़्यादा यूनियनिज़म, इतनी ज़्यादा हैसल्स थी बैंकिंग में। उसी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम बेसिक्स की तरफ अगर ध्यान दें, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ, उनको एंगेज करें, उनको मोटिवेट करें, उनमें नई कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करें। तो जब मेरा चांस आया, मैं चेयरमैन बना, तो वो मेरे जहन में था कि, और कुछ ऐसा मुझे लगा कि अगर बैंक को फ्यूचर के लिए तैयार करना है तो मैं क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस रिजल्ट्स की तरफ ज़्यादा एकदम ऑब्सेस्ड नहीं होकर, वो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं होकर, अगर मैं लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करूं थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये मेरा एक मानना था और उसी को मैंने किया। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर क्या असर हुआ, बिजनेस पर क्या असर हुआ? फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए, शुरू में मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा था कि जैसा मैं फोकस इंटेंजिबल्स पे कर रहा हूँ, इंटेंजिबल्स होता है बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, लीडरशिप, गवर्नेंस, कल्चर, तो शायद एक मन में एक ये भी डर था कि कहीं बिज़नेस सफ़र नहीं करे। लेकिन मैंने देखा कि बैंक का बिज़नेस, जो बैंक ने 97 ईयर्स में बिज़नेस किया था, वो 3 साल में कर लिया। ये मैजिक है ह्यूमन रिसोर्सेज का, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं। सो इट वाज ए वेरी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा की वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही है। और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कोई पेप टॉक दो या मोटिवेट करो, पर इसमें स्ट्रक्चर भी बहुत होते हैं, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम भी बहुत होते हैं, इनिशिएटिव्स भी होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारी कंट्री में यही है कि ये एक पेप टॉक का विषय बन गया है सीईओज़ के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए। गुड इंटेंशन बट लिटिल एक्शन। तो ये ऐसा नहीं है कि देयर आर रियल प्रॉब्लम्स, रियल इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर से बैंकों में। अब हमारी ही बैंक, जैसे जिसमें मैंने काम किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, उस समय 3000 ब्रांचेस, 40,000 एम्प्लॉयज़, कंट्री के हर पार्ट में, फॉरेन में ब्रांचेस। तो ये केवल कहने से और एक सर्कुलर इशू करने से और वंस इन ए वाइल विजिट करने से काम नहीं चलता है। इसमें फुल टाइम अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, और हमने कुछ ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स को लॉन्च किया उस समय। सारा आइडिया ये था कि किस प्रकार से बैंक जो नीचे जा रही है, इसको कैसे ऊपर लाया जाए, और मंशा हमारी यही थी कि लोगों को एंगेज अगर हम नहीं करेंगे तो कस्टमर सर्विस सुधरेगी नहीं, सुपरफिशियल इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमने वो 4-5 प्रोग्राम उस समय स्टार्ट किए। और लीडरशिप अभी जूनियर लेवल में भी डेमोन्स्ट्रेट करना है तो वो हो सकते हैं। आपका किताब तो डेयर टू लीड है। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि लीडरशिप सीईओ की बात है, पर अगर कोई जूनियर या मिडिल मैनेजर भी है, वो कैसे लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? देखिए, लीडरशिप एक डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर ब्रांच मैनेजर में लीडरशिप नहीं है और टॉप मैनेजमेंट में लीडरशिप है तो वो वर्क नहीं करेगी।
इसलिए फोकस ऑफ लीडरशिप का वर्क प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से वो एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करता है, किस तरह से एंगेज करता है, किस तरह कस्टमर सर्विस के लिए मोटिवेट करता है, किस तरह उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। तो ब्रांच मैनेजर इज़ लेस ए बैंक मैनेजर एंड मोर ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और इसीलिए हमने उनकी ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया। What sort of skills must somebody have to succeed in banking? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बैंकिंग एक रिलेशनशिप फंक्शन है। बैंकिंग स्किल्स तो कोई भी ले सकता है पढ़ के ऑन दी जॉब। बैंकिंग में सक्सेस होने के लिए रिलेशनशिप स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेटिव स्किल्स, ये सारे फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। और जो बैंक मैनेजर और जो बैंक का टॉप मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल में ट्रेंड होते हैं या स्किल्ड होते हैं, दे मेक ए सक्सेसफुल बैंकर। अनिल जी, धन्यवाद। आपने आज ह्यूमन फेस का बैंकिंग हमें थोड़ा उसके बारे में बताया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द वर्कप्लेस शो। धन्यवाद, माय प्लेजर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे आपको दिखाएंगे एक ऐसा ऑफिस जिसे बहुत ही शिद्दत से बनाया गया ताकि कंपनी में काम करने वाले लोगों को बढ़िया माहौल मिले और वो तरक्की कर सके। वेलकम बैक। शेयर बाजार में निवेश करने वाला हर व्यक्ति समय की कीमत जानता है। समय की उतनी ही अहमियत रियल एस्टेट के मामले में भी है। एक कंपनी के लिए रियल एस्टेट पर खर्च अक्सर सबसे बड़े खर्चों में होता है। तो कैसे इसके बारे में सोचना चाहिए और किस तरह से एक एम्प्लॉय और बिजनेस फ्रेंडली ऑफिस खड़ा करना चाहिए, इसका एक उदाहरण है मोतीलाल ओसवाल का कॉर्पोरेट ऑफिस। जब मार्केट साइकिल डाउन होता है उस टाइम हम लोग अपनी प्रोसेसेस, पीपल, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज़, ब्रांड, उसमें काफ़ी हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको लगता है कि जब अच्छा साइकिल आए तो उसका हमको पोटेंशियल मिले। सो इन शॉर्ट इंग्लिश में मैं कहूँगा कि इन बैड टाइम वी बिकम बेटर सो दैट इन गुड टाइम वी कैन बिकम मच बिगर। बुरे समय में सही निवेश हमेशा काम आता है। इसी सोच के साथ आज मोतीलाल ओसवाल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने शुरुआत की 25 साल पहले एक 100 स्क्वायर फीट के दफ्तर से। 2003 में 100 लोकेशंस पर उनके ऑफिस थे और कस्टमर बेस था 10,000 और आज वो 3 लाख स्क्वायर फीट की इस आलीशान बिल्डिंग में है, जो नतीजा है सही समय पर किए गए निवेश का। हमारा टारगेट था कि बॉम्बे सिटी के काइंड ऑफ आई थिंक मिडिल ऑफ द सिटी का मिल जाए, बड़ा स्पेस मिल जाए और रीजनेबल प्राइस में मिल जाए। और प्रॉपर्टी मार्केट और हमारा बिजनेस भी डाउनवर्ड में था, तो हमको अच्छा प्रॉपर्टी मिल गया है। और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्टाफ के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि भाई उनके एक अच्छी एक कंफर्टेबल जगह जहाँ पर उनको प्राइड फील सके, जहाँ प्राइड फील करें और जहाँ पर उनके लिए एक लॉजिस्टिकली अच्छा रहे। और ये जो जगह हैं आई थिंक रेलवे स्टेशन और आपके रोड नेटवर्क से काफ़ी कनेक्टेड है। इस ऑफिस में 30% ओपन स्पेस है जो एम्प्लॉयज के रिक्रिएशन के लिए है। कंपनी के 7 अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहे लोग जिम, कैफेटेरिया जैसी जगहों पर एक दूसरे से मिलते हैं। साथ ही ऑफिस की लोकेशन ऐसी है कि एम्प्लॉयज को यहाँ आने में आसानी होती है। बहुत सारे आदमी एम्प्लॉयज़ वो अपना दिन सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट करके सुबह जिम यहीं पे करते हैं, रिक्रिएशन इधर शॉवर इधर ही लेते हैं और इवन अपना नाश्ता वाश्ता इधर ही कर लेते हैं। ओपन कल्चर है यहाँ पे। किसी भी सीनियर आदमी से कोई भी जूनियर आदमी जाके बात कर सकता है। कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी बिल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी क्लोज कंपार्टमेंट, वुडन डोर्स नहीं देखेंगे। पूरी बिल्डिंग, पूरे कैबिन्स शीशे के हैं। आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं और किसी को भी देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के कैंपस को काफी सूझबूझ और शिद्दत से डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग की लिफ्ट से लेकर लाउंज तक में शेयर बाजार की छाप है। एक बड़ी सी लाइब्रेरी, जिम्नेजियम और रिक्रिएशन सेंटर इस ऑफिस के एम्प्लॉयज को हर पल नई एनर्जी देते हैं। सारा कुछ अभी स्काई लाउंज में होता है रादर देन कहीं आउटसाइड पे। तो द स्केल ऑल्सो पहले छोटे प्रमाण में होता था, अब काफ़ी बड़े प्रमाण में हो रहा है जब से इस बिल्डिंग में आए। हमारे निवेशकों को भी एक मौका मिलता है कि हमारे साथ और अच्छे से इंटरैक्ट करने का, हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क स्टेशंस में आके हमसे देखने का कि हम कैसे उनके फंड्स मैनेज करते, कैसे हमारा काम होता है यहाँ पे।
और इस जगह की एस्थेटिक्स इतनी अच्छी हैं कि मतलब हमारे जो निवेशक हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के। टेक्नोलॉजी के मामले में भी मोतीलाल ओसवाल का ये ऑफिस काफी मजबूत है और यहाँ काम कर रहे लोगों का मानना है कि इस तरह की सुविधाओं से उनके काम करने का अंदाज तो बदला ही है, साथ ही काम की क्वालिटी भी बेहतर हुई है। द वर्कप्लेस में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं @aparna_p_raje। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखेंगे आईटी सेक्टर की कुछ खास कंपनियां, कैसा होता है वहां के एम्प्लॉयज़ का एक दिन और किस तरह का कल्चर उन्हें ले जा रहा है ऊंचाइयों पर।